जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एसआरसी सेंटर की इस नए वीडियो में। चलिए, कक्षा विज्ञान का है, कक्षा 10 का टॉपिक है। जैसे कह रहा है कि इसमें विषय विज्ञान है और कितना है, आया है 10, कक्षा 10। इसमें सबसे पहले एनालिसिस कीजिए कि प्रश्न को समझना कैसे है, कितना घंटे मिलेंगे और कैसे करना है। इसमें कुल 3 घंटा 15 मिनट आप लोग को मिलेंगे, 3 घंटा 15 मिनट। इसमें 3 घंटा तक आप कंटिन्यूटी लिखिएगा, 15 मिनट जितना हो सके उतना 15 मिनट वीडियो जो आप लोग का मिलेगा पेपर, उसको एकदम ध्यान से गहनता से पढ़िएगा। दिमाग में सोचिएगा कि क्या ये प्रश्न इस तरह से हो सकते हैं, अगर हो सकते हैं तो क्यों, और नहीं हो सकते हैं तो क्यों नहीं। पहले प्रश्न को समझिएगा, ये नहीं कि 1-2 प्रश्न पढ़े उसके बाद से धाए मारना शुरू कर दें, गलती मत कीजिएगा। इस बात को हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब तक प्रश्न को सही से पढ़ेंगे नहीं तब तक आपकी क्वेश्चन को गलत होने की 100% संभावना रहेगी, क्योंकि आपको क्वेश्चन को उसी हिसाब से बनाया ही जाता है कि आप कंफ्यूजन रहे। समझ रहे हैं ना। जैसे कि इसमें पूरा दे दिया है, 3 खंड है, ए अ बी जो भी है, इसमें अ ब 15 मिनट तक इसको पढ़ना है। अ और ब इसमें सब बहुविकल्पी, यानी कि अ वाले में सब बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, अ वाले में जितने भी प्रश्न रहेंगे सब बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, जबकि ब वाले में जितना भी रहेगा सब लिखने वाला रहेगा। समझ रहे हैं ना। इसमें 3 उपखंड में बांटे गए हैं। पहला में आ जाएगा फिजिक्स, दूसरा में आ जाएगा केमिस्ट्री और तीसरा में आ जाएगा बायोलॉजी। तो इसको 3 खंडों में बांटा गया है, लेकिन अ और ब में बांटा गया है। अ वाले सभी प्रश्न, अ वाले जितने भी प्रश्न रहेंगे वह सभी के सभी बहुविकल्पी रहेंगे, जबकि ब वाले सभी प्रश्न क्या रहेंगे, रिटेन होंगे। उसको सबको आपको लिखना होगा। चलिए, तो इसमें खंड में बांट दिया गया है, जो कि मैं बोला हूं यही इसमें वर्णन किया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन आ रहा है कि देखिएगा, इसमें पहला प्रश्न कह रहा है, 1 मिनट चलिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। यह अगर इस तरह से क्वेश्चन को देखिएगा, कहे ना, क्वेश्चन को सबसे ज्यादा आपको एनालिसिस करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। कह क्या रहा है, संदर्भ को समझना है, तब उत्तर देना है। उत्तर देने से पहले दिमाग को एकदम अस्थायी कर लेना है कि यह उत्तर होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। पहले नंबर का क्वेश्चन है कि 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों तल क्या होते हैं, दोनों तल गोलीय होते हैं। एक तल कह दीजिए या दोनों तल कह दीजिए। 2 पृष्ठों से घिरी हुई, एक पृष्ठ ए कह सकते हैं और एक पृष्ठ ए कह सकते हैं, जो दोनों क्या हो, गोल हो या एक गोल हो। समझ रहे हैं। तो 2 पृष्ठों से, तो इसे क्या कहते हैं, क्या कह सकते हैं, तो इसे कह सकते हैं गोलीय लेंस। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर देंगे, आइए दूसरा क्वेश्चन पे ध्यान दिया जाए। दूसरा क्वेश्चन आप लोग से कह रहा है कि दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन को समझिएगा, यहाँ किसका बात कर रहे हैं, दर्पण की बात कर रहे हैं। किस दर्पण का उपयोग करते हैं, देखिएगा, किस दर्पण का उपयोग करते हैं, किस दर्पण का उपयोग करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन के संदर्भ को हमको समझना है कि दर्पण का मतलब क्या है। कह रहे हैं कि दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दंत का उपयोग करते हैं। सामने का दांत है, आसानी से देख सकते हैं, लेकिन बगल का दांत है, ऊपर का दांत है, इसे आसानी से देखा नहीं जा सकता है। तो जो दंत विशेषज्ञ होते हैं वह एक दर्पण लिए रहते हैं, उस दर्पण को आसानी से बड़ा प्रतिबिंब करके देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर देंगे तो देखिएगा, इसको हमको बार बार इरेज करना पड़ रहा है, पता नहीं क्यों, क्योंकि ये चलिए कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस के सामने 2f, किसी उत्तल लेंस के सामने, देखिए यहाँ पे उत्तल लेंस आ गया, उत्तल दर्पण आ गया, यहाँ पे हमको होना चाहिए, यहाँ पे हमको होना चाहिए था अवतल दर्पण। समझ रहे हैं। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, अवतल दर्पण, जो कि ऑप्शन ए लगाए थे। इसमें कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंदु वस्तु रखा गया है, इसका प्रतिबिंब हो सकता है। सबसे पहले इसको समझिए, उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर लेंस बना लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर एक
अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या होता है 2f होता है, समझ रहे हैं, यहाँ पर क्या होता है 2f होता है, यहाँ पर अगर हम बात कर देंगे तो यहाँ पर f2 होता है, यहाँ पर f1 हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए इनफाइनाइट सुत्ता लाट, समझ गए। तो यहाँ पर कोई वस्तु इसके और इसके बीच में रखा गया है, तो यहाँ से कोई प्रकाश को हम डाल रहे हैं, यहाँ से अपवर्तन के पश्चात चला जाए, फिर से यहाँ से अगर हम प्रकाश को डालेंगे तो ये भी तो यहाँ से होकर जाएगा, तो दोनों कहीं ना कहीं एक बिंदु पे क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो मिल रहे हैं तो वस्तु से छोटा बनना है कि बड़ा बनना है, तो आप खुद ही देख लीजिए, वस्तु से क्या बनना है, बड़ा बना है, ठीक है। सीधा बना है कि उल्टा बना है, तो उल्टा बना है। क्या वास्तविक बनना है, तो जी हाँ। तो इसका मतलब क्या हो लिख सकते हैं हम कि वस्तु का क्या हो जाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा, वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा। इधर आएगा तो हम बहुत दूर पे बना दिए हैं, थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा, ये इधर ही मिलेगा, ये दोनों एक दूसरे से यहीं पर मिलेंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। तो देखिएगा इसको हमको बार बार मिटाना पड़ेगा, क्योंकि चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम ध्यान देंगे। आइए, बस इसमें इतना ही क्वेश्चन था, इसमें आ जाइए यहाँ से, चलिए इसमें इधर से जाएगा मिटाने में। करा है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें, क्योंकि छोटा रह रहा है तो सही से दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए बड़ा हो जाएगा तो सही से दिखाई देगा भी। करा है कि मानव नेत्र अभिनेत्रक लेंस की फोकस दूरी और संयोजित करने के लिए दूरियों पर खड़ी रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण क्या है। तो फोकसित होने का कारण हो सकता है नेत्र की समंजन क्षमता, नेत्र की समंजन क्षमता। तो इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर से कह रहा है कि 5वां नंबर का कॉलम ए में दी गई राशियों का सुमेलन कॉलम बी में दी गई दिए गए एसआई मात्रकों से सही विकल्प कीजिए। तो विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, मान लीजिएगा कि अगर कोई ऐसे क्वेश्चन हो रहे हैं जो आपको थोड़ा सा विचलित कर रहे हैं, तो विद्युत धारा का मात्रक तो सबको आसान होना चाहिए। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। तो दूसरा का इसमें पहला से मिला दीजिए। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। तो देखिए वाट कहीं है, वाट मिला दीजिए। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, तो ओम मिला दीजिए। देखिएगा विद्युत विभवांतर का कहीं छूट रहा है क्या, तो जो बचेगा उसको मिला दीजिए। तो क्या हो सकता है, पहला का चौथा, दूसरा का पहला, तीसरा का दूसरा, चौथा का तीसरा। तो देखिए कहीं ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ रहे हैं। फिर से इसको हमको मिटाना पड़ेगा क्योंकि बार बार ये आ जा रहा है। चलिए उसके बाद से अगर हम फिर से बात कर ले रहे हैं, अगर हम फिर से बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जरा फोकस कर लिया जाए। पीडीएफ में यही दिक्कत है। आइए, कह रहा है कि दो चालक तार जिनके व्यास समान हैं, जो दो चालक तार जिनके व्यास समान हैं किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं, इसका ऊष्मा का अनुपात क्या होगा, ऊष्मा का अनुपात क्या होगा। मान लीजिएगा कि दो चालक तार, एक चालक तार इसका हम ये बना दे रहे हैं, ठीक है, और एक चालक तार यहाँ पे बना दे रहे हैं। एक चालक तार हम इधर बना दे रहे हैं, बस एक मिनट। एक चालक तार हम यहाँ बना दे रहे हैं, जिनको लंबाई और व्यास आपस में क्या हो रहा है, समान हो रहा है। समझ रहे हैं। तो अब इसमें मान लीजिएगा इसको कह रहा है कि सबसे पहले इसमें जो प्रतिरोध है उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब श्रेणी क्रम के लिए आर डैश का मान करें तो R1 प्लस R2 होता है। समझ गए। तो इनका प्रतिरोध सेम हो रहा है, तो R डैश बराबर क्या लिख सकते हैं, 2R। ठीक है। फिर से इस किसके लिए था, तो श्रेणी क्रम के लिए, श्रेणी क्रम के लिए। अब इसी को जब समांतर जोड़ेंगे समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम के लिए देखिएगा 1/R एक डैश कर लिया है तो यहाँ पे डबल डैश कर दीजिएगा, तो 1/R1 प्लस 1/R2। प्रतिरोध समान है तो 1/R डबल डैश इज इक्वल, दोनों को जोड़ देंगे
तो 2/r हो जाएगा। समझ रहे हैं? अब कह रहा है कि इसमें उत्पन्न उष्मा की गणना कीजिए। उत्पन्न उष्मा की गणना कीजिए। अगर उष्मा की बात कर दे रहे हैं, हम भी ध्यान कर रहे हैं, अगर उष्मा की हम बात करेंगे तो H बराबर सूत्र होता है v²/r/T। समझ रहे हैं? v²/r/T होता है, यह उष्मा के लिए सूत्र है। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, अगर श्रेणी क्रम है तो इसमें जो उष्मा होगा H1 मान सकते हैं, और जो समांतर क्रम होगा इसके लिए H2 मान सकते हैं। तो H1 बराबर मान भर दीजिएगा r के लिए v²/r। r की जगह पे कितना मिला है, 2r × t। इक्वेशन 1 मान लीजिएगा। फिर से H2 का अगर हम मान भर रहे हैं तो H2 बराबर क्या भर सकते हैं, v², देखिएगा r का मान कितना मिला है, 2/r × t। इक्वेशन 2 कर दीजिएगा। अनुपात में पूछ रहा है तो H1/H2 बराबर लिख सकते हैं। पहले देखिएगा v1 का मान, इसमें H1 का मान क्या मिला है, v1²/2r × t। ठीक है। इसके बाद से H2 का मान क्या मिला है, v²/2 पूरा का बटा r × t। तब देखिएगा v² से v² खत्म हो जाएगा, t से t खत्म हो जाएगा। तो H1 देखिएगा यहाँ लिख रहे हैं, H1/H2 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2r/2/r। समझ रहे हैं? यह क्योंकि v से v कटा ना तो 1/r हो जाएगा। तो अब देखा जाएगा तो इसको लिख सकते हैं H1/H2 बराबर 1/2r। देखिएगा एक मिनट, इसको ऊपर कर सकते हैं क्या? चलिए इस वाले हिस्से को हम ऊपर हल कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, H1/H2 बराबर 1/2r पूरा का बटा 2/r। ऊपर भेज दीजिएगा H1/H2 बराबर 1/2r × r/2 हो जाएगा। तो r से r खत्म, 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो H1/H2 बराबर कितना लिख सकते हैं, देखिएगा H1/H2 बराबर मिटाने वाला भी H1/H2 बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/4, अर्थात H1 संबंधे H2 बराबर 1 संबंधे 4। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा, 1 संबंधे 4। देखिएगा क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, इसके सिरों की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है, कि सभी बिंदुओं पे समान होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सभी बिंदुओं पे क्या होता है, समान होता है, इसमें घटता और बढ़ता नहीं है। ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। कह रहा है, इधर हम करते हैं क्योंकि इसमें कह रहा है बेंजीन का सूत्र है। किसका सूत्र पूछ रहा है, बेंजीन का सूत्र पूछ रहा है। तो इसमें बेंजीन का कौन सूत्र हो सकता है, देखिएगा बेंजीन का पहले संरचना याद समझिए। बेंजीन की जो संरचना होती है, देखिएगा एक मिनट, बेंजीन की जो संरचना होती है ऐसे होती है। क्या लिखा है, बेंजीन की संरचना ऐसे होती है। समझ रहे हैं? तो अब यहाँ पर भी H जुड़ा रहता है, 2 हर जगह इसके वाले बंड पर क्या जुड़े रहते हैं, 2 को H जुड़े रहते हैं। H यहाँ पर, H यहाँ पर, H यहाँ पर, H यहाँ पर, H यहाँ पर और H यहाँ पर। समझ रहे हैं? उसी तरह से H यहाँ पर और यहाँ से H यहाँ पर, C6H6। समझ रहे हैं? तो C6H6 देखिएगा क्या ऐसी कोई संरचना दिखाई दे रही है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसी की सेम संरचना हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पे तो हो गया। आगे देखिएगा, कह रहा है, इसका पीछे कोई क्वेश्चन था क्या, अच्छा ठीक है, यही इसका आगे क्वेश्चन। ऑप्शन ये क्या, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा इसका। कह रहा है कि निम्नलिखित में से, थोड़ा सा बड़ा करें, देखिएगा
क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं। सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, पहले दिमाग में बैठा के रखिएगा। सजातीय श्रेणी का मतलब होता है जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 अंतर देखने को मिलता है, वह क्या कहलाता है, सजातीय श्रेणी कहलाता है। तो इसमें देखिएगा पहले CH4 है, तो अगर CH2 सिंगल बॉन्ड 4 जोड़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, CH2 जोड़ेंगे तो पहले से CH4 है, इसमें CH2 जोड़ेंगे, CH2 जोड़ेंगे तो C2H6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अर्थात निम्नलिखित में से सजातीय श्रेणी कौन हो जाएगा, पहला हो जाएगा। इसमें CH3 है, CH3COOH है, दूसरा नहीं होगा। C2H6 है, CH3 है, तीसरा भी नहीं होगा। चौथा देखिएगा CH3OH है, C2H5OH है। तो इसमें अंतर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, तो पहला ऑप्शन, पहला और चौथा सही है। तो देखिएगा पहला और चौथा कहीं दे रहा है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि पृथ्वी की भूप्रकृति में प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को क्या कहते हैं। पृथ्वी से जिस रूप से किसी पदार्थ को बाहर निकाला जाता है उसे खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं, खनिज। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर दिया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर दिया जाए तो देखिएगा देखिए फिर से कह रहा है कि दांतों का क्षय कब प्रारंभ हो जाता है। जब हमारे दांतों का, जब हमारे मुख का पीएच मान 5 से कम होने लगता है, हमारे दांतों का क्षय होना शुरू हो जाता है। कह रहा है कि अभिकथन जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस को, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो जिंक सल्फ्यूरिक H2SO4, जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है अभिक्रिया कर जिंक के साथ अभिक्रिया करेगा तो जिंक सल्फेट का निर्माण कर देगा ZnSO4 प्लस क्या कर देगा, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। समझ रहे हैं। फिर से दूसरा डिस्कस कर रहा है कि जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जिंक ऑक्साइड बनाता है। ये बताइए यहाँ पे जिंक है, सल्फाइड के साथ अभिक्रिया कर रहा है, विस्थापित कर दे रहा है, मतलब एक को उठा के पटक दे रहा है, बिक दे रहा है। जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जिंक ऑक्साइड बना रहा है। क्या इन दोनों में कोई संबंध दिखाई दे रहा है। जिंक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जिंक ऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। इन दोनों में कोई अभिक्रिया दिखाई दे रही, समानता दिखाई दे रही है। अर्थात इसका निष्कर्ष देना है कि पहला देना है कि दोनों अभिकथन 1 तथा तर्क 2 सही है तथा तर्क दूसरा अभिकथन सही का स्पष्टीकरण कर रहा है। अभिकथन 1 तथा तर्क 2 दोनों सही है परंतु तर्क अभिकथन का स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। अभिकथन सही है परंतु तर्क 1 दूसरा गलत है। इसमें क्या, अभिकथन सही है तथा तर्क दोनों का गलत है। तो अभिकथन सही है किंतु तर्क दूसरा क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देना है। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। ये बताइए सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अब इसमें सोडियम एसीटेट का निर्माण कर रहा है, सोडियम एसीटेट का निर्माण कर रहा है। यहाँ ध्यान क्या देना है कि सोडियम एसीटेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यह है सोडियम एसीटेट का निर्माण कर रहा है। इसका मतलब COOH कहीं से कहीं हमको ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर देखिएगा COOH ले रहे हैं, हाइड्रोजन को हटा दे रहे हैं तो H2O यानी कि इसके साथ अगर हम अभिक्रिया कर दे रहे हैं NaOH का तो देखिएगा क्या बना सकता है, CH3COO Na आ जाएगा, इसके साथ H एक बच रहा है, एक यहाँ पर H ये है और OH इसके साथ ही है, तो दोनों एक साथ मिलकर क्या बना देंगे, H2O। समझ रहे हैं। तो क्या बना देगा, सोडियम एसीटेट, यानी कि ऑप्शन बी क्या हमारा हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। लंबा तो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दिया जाए। अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह की सही मार्ग क्या होती है, नासा द्वार, कंठ, ग्रसनी। पहले अंतः श्वसन, जब हम लोग श्वसन करते हैं तो नासा मार्ग के माध्यम से कहाँ पे आते हैं, या नासा द्वार में आते हैं, नासा द्वार के बाद से ग्रसनी में आते हैं, ग्रसनी के बाद से फेफड़े में आते हैं। तो क्या कर रहा है, नासा द्वार, कंठ, ग्रसनी, श्वास नलिका, फेफड़े, या नासा मार्ग, नासा द्वार, श्वास नली, ग्रसनी, कंठ कुबिकाएं, या कंठ, नासा द्वार, ग्रसनी। तो सबसे पहले कंठ तो वैसे नहीं होंगे,
क्योंकि कंठ से नहीं, हमको नासा मार्ग से करते हैं। तो नासा मार्ग में पहला तो सी तो ऐसे गलत दिखाई दे रहा है। नासा द्वार, ग्रसनी, कंठ, श्वासनली और कुपिकाएं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कारण निम्नलिखित कथन तथा कारण को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। पिता से क्रोमोसोम से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है। मानव पुरुष में एक यक्ष और एक वाई गुणसूत्र होते हैं। कथन एक कह रहा है कि कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन का सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए क्या है, सही है, कथन और कारण। मान लीजिएगा कि बच्चों में लिंग का निर्धारण पिता का गुणसूत्र ही निर्धारित करता है कि वह लड़का होगा कि लड़की होगी। एक्स एक्स मिलेंगे तो लड़की का निर्माण करेगा और एक्स वाई को मिल जाएंगे तो लड़के का निर्माण करेगा। तो कौन निर्धारित कर रहा है, तो पिता का गुणसूत्र। विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी हो सकती है, तो सबसे पहले पूंछ से कहा जाएगा, यहाँ न्यूरॉन तंत्रिका के तंत्र केंद्र तंत्रिका तक, पुनः पूंछ से न्यूरॉन तंत्रिका के केंद्र तक जाएगा। अर्थात देखा जाएगा तो इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए पे क्या लगा दीजिएगा, ट्रिक लगा दीजिएगा उस समय। ठीक है। थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। थायरॉक्सिन थायराइड ग्रंथियों से निकलने वाली जो कि आयोडीन होती है, जो कि घेघा और जो घी घोक निकलते हैं शरीर उरीर में, रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मेंटेनेंस करके रखती है। तो कह रहा है कि थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह आवश्यक होता है। यह शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पाचन का नियमित करता है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथियों और आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायराइड को थायराइड हार्मोन भी कहते हैं। तो इसमें ये तो तीनों सही दिखाई दे रहा है, लेकिन ये क्या है, गलत है कि थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह की आवश्यकता नहीं होती है, यही गलत है। यही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से भाग ए, बी और सी किस क्रम में होंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, उत्पात्र होता है, प्रांकुर होता है और मूलांकुर होता है। तो ऑप्शन ए और सी दिखाई दे रहा है, सही है। जनन की लैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है, क्योंकि अलैंगिक जनन में ही केवल एक जनन भाग लेते हैं, अलैंगिक जनन में केवल एक जनन भाग लेते हैं, सही है। अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते हैं, गलत है। कारण अलैंगिक जनन लैंगिक जनन से पहले होता है, सही है। तो कौन सा सही हो सकता है, एक और तीन, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इसको मिटा दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। चलिए कह रहा है कि जनन की लैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर, तो पढ़ा दिए। कह रहा है कि एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है। सबसे पहले शाकाहारी आते हैं, सबसे पहले आप क्या आ जाएंगे, सबसे पहले आपका आ जाएगा घास। घास को कौन खाता है, पहले नंबर पे घास, दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, शाकाहारी को कौन करता है, मांसाहारी। ठीक है। तो तीसरा पे कौन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, मांसाहारी। ठीक है। नेक्स्ट